Malaysian 370. Malaysian 370, Lumpur radar, good morning, climb flight level 250. Morning, level 250, Malaysian 370. Malaysian 370, climb flight level 350. Level 350, Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370. 8 मार्च 2014 की रात मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से एक विमान उड़ा जिसका नाम था मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370। ये विमान 239 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को लेकर बीजिंग के लिए रवाना हुआ था। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद यह उड़ान दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन जाएगी। रात के करीब 12:42 पर विमान ने कुआलालंपुर से उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था। विमान मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क में था। यात्रियों ने सीट बेल्ट बांध ली थी। कुछ लोग सो गए थे तो कुछ लोग अपने सफर का आनंद ले रहे थे। लेकिन इस शांत और साधारण उड़ान में कुछ ऐसा छिपा था जिसे कोई समझ नहीं सका। रात 1:19 पर विमान के पायलट ने आखिरी बार मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, यह good एक night. साधारण अलविदा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। विमान अचानक रडार से गायब हो गया। एक बड़ी मशीनी चुप्पी ने सबको घेर लिया। कुछ ही मिनटों में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एहसास हुआ कि विमान ने संपर्क खो दिया है। पायलट ने कोई संदेश नहीं भेजा। विमान का ट्रांसपॉन्डर, जो विमान की स्थिति बताता है, बंद हो चुका था और विमान ने अपनी निर्धारित दिशा से विचलित होकर एक अजीब रास्ता पकड़ लिया था, दक्षिण की ओर, हिंद महासागर की ओर। विमान की तलाश तुरंत शुरू हो गई। पहले दक्षिण चीन सागर में खोजा गया, जहां विमान के लापता होने की सूचना मिली थी, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। फिर सैटेलाइट डाटा ने दिखाया कि विमान कई घंटों तक उड़ता रहा और अंत में दक्षिणी हिंद महासागर में कहीं गिरा हो सकता है। यह एक ऐसा इलाका था जहां पानी असीमित और गहराइयां अज्ञात थीं। अनेक देशों ने मिलकर एक व्यापक खोज अभियान शुरू किया। जहाज, पनडुब्बियां और सैटेलाइट्स इस विशाल महासागर की छानबीन कर रहे थे, लेकिन महीनों तक कुछ भी नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, उम्मीदें धुंधली होती गईं। क्या यह विमान कभी मिलेगा? क्या इसमें सवार लोग कभी अपने परिवारों से मिल पाएंगे? फिर 1 साल बाद, जुलाई 2015 में, हिंद महासागर के एक छोटे से द्वीप रियूनियन पर एक चौंकाने वाला खोज हुआ। एक विमान का फ्लैपेरॉन, विंग का हिस्सा। विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि यह MH370 का ही हिस्सा था। इसके बाद कुछ और छोटे छोटे हिस्से मिले, लेकिन विमान के मुख्य ढांचे का कोई पता नहीं चला। यह मान लिया गया कि विमान कहीं महासागर की गहराइयों में समा गया है, जहां उसकी तलाश कर पाना लगभग असंभव है। MH350 के लापता होने के बारे में कई सिद्धांत सामने आए। क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी या फिर किसी ने विमान को जानबूझकर गिराया? क्या पायलट ने आत्महत्या की या विमान को हाईजैक किया गया? कुछ लोगों ने सोचा कि विमान किसी गुप्त मिशन का हिस्सा था, तो कुछ इसे एक षड्यंत्र मानते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आज तक कोई भी इस बात का सटीक उत्तर नहीं दे सका कि उस रात MH300 के साथ क्या हुआ। यह एक ऐसा रहस्य बन गया है जो शायद कभी सुलझ न सके। इस कहानी ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया और यह सवाल छोड़ दिया, क्या हम कभी जान पाएंगे कि उस रात आसमान में वास्तव में क्या हुआ था? प्लेन को कैप्टन जहारी अहमद शाह उड़ा रहे थे। वही फर्स्ट ऑफिसर फारूक अब्दुल हमीद थे। जहारी 53 वर्ष के थे। 18,000 घंटों का एक्सपीरियंस था। इनके पायलट अब्दुल हमीद 27 वर्ष के थे। ये फ्लाइट इनके लिए लास्ट ट्रेनिंग फ्लाइट थी, यानी कि इसके बाद वो पायलट बनने वाले थे। प्लेन में 5 इंडियंस मौजूद थे। बाकी के ज़्यादातर पैसेंजर चाइना और मलेशिया से थे। रिपोर्ट के अनुसार कैप्टन झारी के घर में एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला। कंप्यूटर के छानबीन से यह पता चला कि वह कई बार अपने फ्लाइट सिमुलेटर में यह प्रैक्टिस कर रहे थे कि प्लेन को भारतीय समुद्र सीमा की ओर कैसे ले जाया जाए, कैसे समुद्र में इसे क्रैश कराया जाए।
यहाँ पर कैप्टन जहारी के कंप्यूटर में फ्लाइट को उसी रूट में उड़ाया गया था जैसा कि मलेशियाई एयरलाइन उड़ा था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कैप्टन जहारी पिछले कुछ महीनों से अपने कंप्यूटर के फ्लाइट सिमुलेटर में प्लेन को क्रैश कराने की प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि वो इसे असल में अच्छे से कर सके, कोई गलती होने की गुंजाइश ना रहे। अब यहाँ पर आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, कैप्टन जहारी कई बार अपने सिमुलेशन में प्रैक्टिस किया कि विशालकाय क्षेत्र में फैला हुआ भारतीय समुद्र की ओर कैसे इसे क्रैश करा दिया जाए। इसके ठीक 1 महीने बाद MH3 145 ठीक वैसे ही क्रैश हो जाता है। इसका क्या मतलब निकलता है आप खुद ही समझ सकते हैं। इसके अलावा 2 पैसेंजर फ्लाइट में ऐसे थे जो कि चोरी के पासपोर्ट यूज करके फ्लाइट में सफर कर रहे थे, पर आगे की छानबीन से यह पता चला कि वह बस दूसरे देश में सेटल होना चाहते थे। किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं देखने को मिला। वहीं 2500 लिथियम आयन बैटरी की बात किया जाए तो हो सकता है इसमें भी आग लग जाए, यह भी फट सकता है, और अगर ऐसा हुआ होता तो यह कभी भी 7 घंटों तक उड़ान नहीं भरता। इन्वेस्टिगेशन का मानना है कि इस प्लेन को आखिरी वक्त में बहुत ही तेजी से नौज के बल गिराया गया होगा। ऑलमोस्ट साउंड के स्पीड से भी अधिक तेज यही वजह है कि प्लेन के इतने टुकड़े हो गए कि कुछ दिनों बाद इसे खोज पाना बहुत मुश्किल हो गया। एक बड़े हिस्से को समुद्र के नीचे खोज पाना बहुत आसान है क्योंकि हमें पता है कि प्लेन का आकार कैसा होता है, लेकिन अगर MH770 इस तरह से टकराया कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, ऐसे में अगर हम समुद्र की भी मैपिंग करें तो शायद ही हम प्लेन को खोज पाएंगे, क्योंकि हम प्लेन के आकार को पहचान सकते हैं। उसके टूटे हुए पुर्जों को मैप में देखकर पहचान पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। सैटेलाइट ने 7th आर्ग, जहां प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्ट होने की कोशिश किया, उस पाथ में एक तेज हीट वेव को रिकॉर्ड किया गया। शायद यह हीट वेव प्लेन के टकराने से हुई होगी। आज 10 साल बाद दिमाग तो कहता है कि अब वह लौट कर नहीं आएगा, पर दिल कहता है कि थोड़ा सा इंतजार कर लो। समुद्र किनारे लोग इस दिन इकट्ठा होते हैं, कुछ वक्त उन पलों को याद करने के लिए जो इन्हीं समुद्र में, इन्हीं वादियों में, इन्हीं खारे पानी में दफन हो गए। ये दिन, ये वक्त, ये जगह है एहसास दिलाती है कि समुद्र के इन्हीं वादियों में, इन्हीं खारे पानी में कोई अपना रहता है। भगवान वो जहां भी हो, सभी की आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।